ये सबसे तकलीफ-दह चीज़ है, महंगाई। और मुझे इस चीज़ का पूरा एहसास है कि इस वक्त हमारे लोगों के ऊपर एक मुश्किल वक्त आया हुआ है महंगाई की वजह से। लेकिन ये भी ज़रूरी है आप सबका कि समझना कि ये महंगाई होती क्यों है। मैं अगर हर हफ्ते मीटिंग लेता हूँ महंगाई की, एक चीज़ देखता हूँ कि कौन सी चीज़ की कीमत क्यों चढ़ रही है, तो ये सोचें कि अगर मुझे इतनी ये इसके यानी मेरे ज़हन पे ये इतना पड़ा हुआ है तो ये क्यों नहीं, ये महंगाई है क्या, होती क्यों है। तो ये मैं ज़रा चाहता हूँ कि आज आप सब समझ लें। देखें, महंगाई की सबसे बड़ी वजह क्या होती है। उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब हमारा रुपया गिरता है। और रुपया क्यों गिरता है ये भी पहले आप समझ लें। रुपया इसलिए गिरता है कि जब आप मुल्क में जो डॉलर्स आ रहे हैं वो कम है और मुल्क से डॉलर बाहर ज़्यादा है, जो जा रहे हैं वो ज़्यादा है। ये क्यों मनी लॉन्ड्रिंग इतनी बुरी, ये इतना बड़ा हमारे लिए अज़ाब बना हुआ है। एक अंदाजे के मुताबिक, और मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा पैसा बाहर जाता है, जो अमेरिका का जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने एक पेपर छापा था गालिबन कोई 8-9 साल पहले कि 10 अरब डॉलर हर साल पाकिस्तान से बाहर जाता है मनी लॉन्ड्रिंग होके, यानी चोरी होके ना, इस चोरी का पैसा 10 अरब डॉलर बाहर जाता है। फिर अगर हमारी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, मसलन जो चीज़ें हम दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कम है और इंपोर्ट ज़्यादा है, तो जाहिर है कि वो जब डॉलर कम होंगे डॉलर ऊपर चला जाएगा, रुपया नीचे आ जाएगा। तो पहले ये समझें कि रुपया गिरता क्यों है। जब हमें हुकूमत मिली तो जो इस मुल्क के अंदर इंपोर्ट्स थी, जो डॉलर मुल्क से बाहर जा रहे थे वो 60 अरब डॉलर थे, और एक्सपोर्ट्स जिससे मुल्क में डॉलर आने थे वो 20 अरब डॉलर थी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये खसारा था जिसको ट्रेड गैप कहते हैं। और जो करंट अकाउंट डेफिसिट था, यानी कि जो टोटल डॉलर मुल्क से बाहर जाते हैं और अंदर आते हैं, यानी जो हम रेमिटेंसेस भी शामिल कर लें, तो वो 20 अरब डॉलर था, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तारीख का खसारा था। इससे क्या हुआ, जैसे ही हमारी हुकूमत आई प्रेशर पड़ गया रुपए पे, और पिछली हुकूमत ने अरबों डॉलर खर्च किया था रुपए को ऊपर रखने के लिए। वो क्या करते हैं, जब रुपए पे प्रेशर पड़ता है तो आप डॉलर फेंकने शुरू हो जाते हैं मार्केट में। तो हमारे पास डॉलर ही नहीं थे मार्केट में फेंकने के लिए, क्योंकि हमारे पास रिजर्व्स ही नहीं थे। हम बल्कि जो हमें किस्तें देनी थी बाहर वो भी नहीं हम दे पा रहे थे, तो लिहाजा रुपए ने गिरना था। तो मैं सिर्फ आपको अब ये समझाना चाहता हूँ पहले तो कि रुपया कितना गिरा। हमारे दौर पे रुपया गिरा 24.1%, और हमारे दौर में कह रहा हूँ 18-19 में, 2018 और 19 में जो रुपया गिरा हमारे दौर में गिरा 24.1%। हमारे से पहले भी रुपया गिरा था, वो गिरा था जब पीपल्स पार्टी आए। जब पीपल्स पार्टी आए तो रुपया गिरा 25.5%, 2008-9 में। 2008 जब उनका रुपया गिरा तो जो CPI, और ये सारे आप देख सकते हैं स्टेटिस्टिक्स, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिसे कहते हैं, जो बताता है कि कितनी महंगाई हुई, वो 17% थी। और हमारे 18-19 में जब 24.1% रुपया गिरा तो 7.3% थी। और ये आप देख सकते हैं, ये ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स के अंदर ये लिखा हुआ, बताया हुआ आपको। अब ये क्यों, अब जब ये रुपया गिरता है तो क्या होता है, पहले ये समझें। सबसे पहले तेल महंगा हो जाता है। तेल मतलब पेट्रोल और डीजल महंगा, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट महंगी। उसके बाद बिजली महंगी, क्योंकि आधी बिजली बनती है तेल से, और फिर जो बाकी बिजली के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं वो सारे डॉलर्स में किए हुए हैं। तो जैसे ही रुपया गिरा, जो डॉलर की चीज़ें सारी महंगी हो गई। फिर जो हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं, सबसे पहले घी, तकरीबन सारा घी हम इंपोर्ट करते हैं बाहर से, वो महंगा। चाय महंगी, चाय बाहर से इंपोर्ट करते हैं। फिर दालें महंगी, जो आम आदमी बेचारा खाता है, तकरीबन 70% दालें बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, वो महंगी हो गई। तो जब बिजली महंगी हुई, मज़ीद और चीज़ें महंगी हो गई। फिर गैस,
अब आधी गैस हमारी जो हम पाकिस्तान में गैस निकलती है वो कम होती जा रही है, जो बाहर से हम गैस लेते हैं वो महंगी है, तो जब वो गैस भी महंगी हो गई तो सारी चीज़ें महंगी हो जाती हैं जब आपका रुपया गिरता है। इसलिए हमारी गवर्नमेंट पूरी कोशिश कर रही है पाकिस्तान में एक्सपोर्ट बढ़ाने की, और मुझे बड़ी खुशी है कि पिछले महीने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं हमारी। जब तक हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी, और अल्लाह का शुक्र है रिकॉर्ड रेमिटेंसेस बढ़ी हैं, यानी कि जो बाहर पाकिस्तानी बैंकों के थ्रू पैसे भेजते हैं वो भी बढ़ी हैं, और इसकी वजह से 17 साल के बाद पाकिस्तान का 5 महीने मुसलसल, जिसको करंट अकाउंट कहते हैं, कि हम जितने हमारे डॉलर आ रहे हैं अंदर और हमारे डॉलर बाहर जा रहे हैं, हमने उसको बैलेंस कर लिया, हमारा खसारा ख़त्म कर दिया हमने, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाई हैं और हमारी रेमिटेंसेस भी बढ़ी हैं और हमारा मुल्क सही रास्ते पे लग गया है। तो और अगली चीज़ जो हमने करनी है, इन्वेस्टमेंट मुल्क में लेके आनी है, वो तीसरी चीज़ है। तो जैसे जैसे हम अब कदम उठा रहे हैं, डॉलर्स हमारे मुल्क में ज़्यादा आएंगे, हमारा रुपया स्ट्रांग हो जाएगा। जब रुपया ठीक होगा तो ये आपका सबसे बड़ा महंगाई का मसला तब ख़त्म होगा। दो और चीज़ें हमें मसले हुए, एक 2 साल हमारी गंदम की क्रॉप कम हो गई, गंदम कम हुई पाकिस्तान में। क्यों हुई? ये मौसम की तब्दीली की वजह से बारिशें उस टाइम पे हो गई जब गंदम को हमने कटाई का टाइम था। 2 साल मुसलसल हमारी गंदम कम हुई, वो बाहर से मंगवानी पड़ी, जब वो तो जिस तरह रुपया गिरा तो वो भी महंगी। फिर चीनी, वो हमारी कम हो गई, तो चीनी भी जब बाहर से आई, और क्योंकि जो मैं आपको कह रहा हूँ कि डॉलर के ऊपर प्रेशर था, हालांकि चीनी इतनी महंगी नहीं हुई बाहर से, लेकिन गंदम हमें गवर्नमेंट को बहुत बड़ा कीमत अदा करनी पड़ी। तो कहने का आखिर में मकसद ये है, मुझे पूरा एहसास है, सारा वक्त मैं मॉनिटर कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम महंगाई को रोकें, और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त महंगाई जब हम आए थे गवर्नमेंट में उससे पहली दफ़ा उससे कम महंगाई है इस बारी, इस महीने, जो मैंने कहा भी आज मीडिया पे। तो थोड़ा आपको सब्र करना पड़ेगा। एक बुरे माशी हालात में, एक मकरूज़ मुल्क में जिसने कर्ज़े लिए हुए थे, आहिस्ता आहिस्ता जैसी हमारी माइशत ठीक होगी, इंशाल्लाह इसके ऊपर मुकम्मल काबू पा लेंगे। जी, कॉल्स का सिलसिला जारी है। आप प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान से बात कर रहे हैं। कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं बादशाह बात कर रही हूँ, आयरलैंड से। जी, क्या सवाल है आपका प्राइम मिनिस्टर से? मेरा सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब से है कि हम लोग जो है एक गैर इस्लामी ममालिक में रहते हैं, और हम एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुसलमान, हमारे लिए यहाँ पे नामूस रसालत का बहुत बड़ा मसला है। हम लोग उनसे, हमारा ये है कि एक अरब से जाहिद मुसलमानों की जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत को बार बार आजमाया जाता है, जिससे तमाम मुस्लिम ममालिक में इश्तियाल पैदा हो जाता है। इस हवाले से मेरा उनसे सवाल है कि हम लोग आवाज़ तो उठाते हैं, लेकिन क्या तमाम मुस्लिम ममालिक मुस्तहिक होके एक मुश्तरका राय अमली इख्तियार कर सकते हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब दीगर मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से इस मामले में राब्ते में हैं कि नहीं? देखिए, मैं ये पहले भी जवाब दे बैठा हूँ, अब फिर आपको कहता हूँ, जब तक मुसलमान दुनिया मिल के इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरब ममालिक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय, कि जी हमारी आज़ादी राय है। लेकिन मुझे अभी भी, मैं आपको बता दूं कि कभी भी उनको इस चीज़ का इतना एहसास नहीं हुआ जितना आजकल हुआ, क्योंकि जब से हमने उठाया, और मुझे फ़ख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया है। साथ साथ इस्लामोफोबिया, जो आप मगरब में रहते हैं, आपको पता है कि किस तरह की वहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा और इस्लामोफोबिया से बड़े हमारे लोगों को मुश्किल वक्त से गुज़रना पड़ता है। लेकिन इसका सिर्फ हल एक ही है, हम आहिस्ता आहिस्ता, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मुसलमान ममालिक को मैं इकट्ठा करूं और इस चीज़ के ऊपर, और प्रेसिडेंट अर्दोगान ने पूरा हमारे साथ, मेरे साथ उन्होंने स्टैंड लिया हुआ है। जिस तरह मैंने कहा, जब फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन ने, जब उन्होंने कहा, तो सिर्फ 2 मुसलमान हेड्स ऑफ स्टेट ने उसके ऊपर बात की और उनकी तनकीद की। तो इसलिए इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि और ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करेंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये कैंपेन में इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। जैसे ही उनको ये पता चलेगा कि जिस वक्त वो कोई भी उनके मुल्क में इस तरह की हरकत करेगा, एकदम 50 मुसलमान मुल्कों से रिएक्शन आएगा, तब ये इशू ख़त्म होगा।
0519210809 पे आपकी कॉल्स का सिलसिला जारी है। अगले कॉलर हमारे साथ कौन है? जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं अब्बास मिर्जा बोल रहा हूँ टोरंटो से। जी मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से बात कर सकता हूँ? जी जी आप कर रहे हैं। जी 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 अस्सलाम वालेकुम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, कैसे हैं आप सर? जी जी मेहरबानी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने कॉल ली। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने फरमाया कि फॉरेन फंडिंग केस में ऑपोजिशन वाले खुद फंस गए हैं, इसकी वजाहत फरमाएंगे और ये भी बताएंगे कि आपका फॉरेन फंडिंग का क्या मामला है? क्या आपने भी किसी से पैसे लिए हैं? हकीकत क्या है? प्लीज अगर आप बता सकें तो। ये बड़ा अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया कि वो एक बड़ी अच्छी एक सहींग है, एक पंजाबी की सहींग है कि गीदड़ की जब मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है। अब इन्होंने फॉरेन फंडिंग का केस हमारे ऊपर कर दिया कि जी फॉरेन फंडिंग आई है पाकिस्तान पीटीआई में, तो इन्होंने तो बड़ा अपने आप को अजाब में डाल लिया है और मैं वो बताता हूँ क्यों। देखिए, मुझे आज से तकरीबन 31 साल पहले मैंने फंड रेजिंग शुरू की थी शौकत खानम की। तो मैं तो पाकिस्तान का वो फंड रेजर हूँ जिसने पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया। आज भी इकट्ठा कर रहा हूँ शौकत खानम के लिए, नमल यूनिवर्सिटी के लिए। थोड़ा मुश्किल है जब से प्राइम मिनिस्टर बना हूँ, लेकिन उससे पहले तो मैं सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा करता था पार्टी के लिए भी। तो क्योंकि मुझे समझ थी फंड रेजिंग क्या है, हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की है। पॉलिटिकल फंड रेजिंग क्या होती है कि हम बाकायदा डिनर्स करते थे, डिनर्स पे लोग आते थे, उन लोगों से फिर हम उनको बताते थे कि पार्टी क्या करना जा रही है और फिर वो पैसे देते थे। और इसमें बहुत बड़ा हाथ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का था। मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी से जब शौकत खानम के लिए शुरू में पैसे इकट्ठे किए आज से 20-25 साल पहले, तो सबसे ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने मुझे पैसे दिए थे। और मेरा इंटरेक्शन ओवरसीज़ पाकिस्तान से क्यों ज़्यादा था? क्योंकि क्रिकेट के ज़रिए मैं सारी दुनिया फिरता था और उधर ओवरसीज़ पाकिस्तानी मिलते थे मुझे। तो लिहाजा हमारा जो पैसा इकट्ठा हुआ ये बिल्कुल पॉलिटिकल फंड रेजिंग से, और हमारे पास वो वाहिद पाकिस्तान की तारीख की पार्टी है। 40,000 डोनर्स के हमारे पास एड्रेसेस और पता और फ़ोन नंबर्स हैं कि आज वो 40,000 डोनर जिन्होंने हमें पैसे दिए हैं, आप किसी को भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि जी आपने पैसे दिए या नहीं। अब ये पार्टीज़ हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये 100 डोनर्स के नाम मुझे दे दें। हमारे 40,000 है ना, ये आपको 100 डोनर्स के नाम नहीं दे सकेंगे, क्योंकि इन्होंने फंड रेजिंग जैसे की है वो मैं जानता हूं कैसे की है। एक तो ये जो बड़े बड़े कब्जा ग्रुप इन्होंने पाले हुए थे, इनसे पैसे लेते थे। ये जो कब्जा ग्रुपों के घर गिर रहे हैं ना, बड़े बड़े आप देख रहे हैं, ये सारे गवर्नमेंट ने पाले हुए थे। इनको पनाह दे रहे थे यही पॉलिटिकल पार्टीज। ये नून लीग के नीचे बड़े बड़े कब्जा ग्रुप खुद उनको पनाह देते थे, पुलिस उनको हाथ नहीं लगा सकती थी। अब ये जिसका अभी घर गिराए, ये और भी सियासतदानों के घर गिराए हैं, ये लैंड रजिस्ट्री में इन सबके वो बताया हुआ है कि ज़मीन कौन सी है, किसकी ज़मीन है। ये कोई इस तरह कोई गवर्नमेंट नहीं कर रही, ये अदालत में जाके बता सकते हैं कि जी ये ज़मीन मेरी है। तो वो अदालत के अंदर हमारे पास इनकी पहले इंक्वायरी की गई, चेक किया गया, ये जो सारी ज़मीनें हैं ये इन्होंने गवर्नमेंट की कब्जा किए हुए, जिनके ऊपर बुलडोज़र लगे हुए हैं अब। और ये वो लोग थे, क्यों इनको पालते थे, इनको पैसे देते थे, फंड्स देते थे, इनके घर के खर्चे देते थे, क्योंकि ये जो पैसा बनाते थे इनकी पार्टी फंडिंग करते थे, इनके जलसे जुलूस करते थे, जिधर कीमे के नान इनको देने पड़ते थे वो बुलाने के लिए अपने लोगों को। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये अब इसको इलेक्शन कमीशन को मंतकी इंजाम तक पहुँचाना चाहिए। एक तो इनके पास डोनर बेस ही नहीं आपको नज़र आएगा। दूसरी चीज़, जहाँ तक जो फॉरेन फंडिंग का असल तो मकसद ये है कि कोई बाहर की हुकूमत आपको पैसे ना दे कोई, और क्योंकि वो अगर आपको पैसे देगी और आप पावर में आएंगे, आपको वो इन्फ्लुएंस कर सकती है, आपकी फॉरेन पॉलिसी इफेक्ट कर सकती है। ये भी अगर तहकीकात की जाए कि क्या इनको फॉरेनर्स ने पैसे दिए या नहीं दिए, क्या वो जो फजल रहमान है वो बता सकता है कि उसको इतनी देर उसने पार्टी कैसे चलाई है? क्या वो ये कह सकता है कि मुझे किसी लिबिया ने नहीं पैसे दिए,
क्या नवाज शरीफ कह सकता है कि उसामा बिन लादेन से उसने पैसे नहीं लिए बेनज़ीर की गवर्नमेंट गिराने के लिए? बेनज़ीर की स्टेटमेंट है उसके ऊपर, उसने किताब में लिखा हुआ है। खालिद ख्वाजा जिन्होंने पैसे दिए थे नवाज शरीफ को उसामा बिन लादेन से, उसने एफिडेविट दिया हुआ कि मैंने इसे पैसे दिए थे। तो ये तो खुद फंस गए हैं। जी, अगले कॉलर हमारे साथ हैं आरिफ वाला से इरशाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम आरिफ साहब, क्या इरशाद साहब क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम फैसल भाईजान, क्या हाल है सर? खैरियत? जी, आप प्राइम मिनिस्टर साहब से मुखातिब है, बात कीजिएगा। ठीक है जी। वज़ीर आज़म साहब, आप हमारे हीरो हैं, आपसे बेहतर क्रिकेट को कोई नहीं जानता, लेकिन जब हम पीसीबी की कारकर्दगी को देखते हैं तो नहायत शर्मिंदगी होती है। सर, जब आपकी हुकूमत आई तो हमें उम्मीद थी कि पीसीबी में बेहतरी आएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब बराए मेहरबानी पीसीबी को कोई ऐसा बंदा दें जिससे इसकी कारकर्दगी बेहतर हो सके। शुक्रिया सर। देखिए मैं कई दफ़ा हैरान होता हूँ कि सारे समझ रहे थे जब हम आई है गवर्नमेंट कि जी आज गवर्नमेंट आई है और एकदम सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये वैसे फेरी टेल्स में हो सकता है कि एक मेरे पास जादू का डंडा, मैं ऐसे करूँ सारा मुल्क ही ठीक हो जाए एकदम। देखें, यहाँ मुल्क में कई चीज़ें बिगड़ी हैं, 50 साल लगे हैं बिगड़ने में, कई 30 साल में बिगड़ी हैं कई, और पिछले जो ये दो बड़े बड़े इस मुल्क के बड़े डाकुओं ने जो 10 साल गुजारे हैं, कई तबाही, और असल तबाही इन 10 सालों में आई है। इदारे तबाह हुए हैं, PIA, स्टील मिल, ये जो सारा पावर सेक्टर है, ये आप देखें तो सही कि कैसे कैसे तबाह किए गए हैं। और इसको ठीक करने में सब्र करना पड़ेगा कौम को। देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हमने एक हॉस्पिटल बनाया पख्तूनख्वा में, शौकत खानम, दूसरा शौकत खानम का हॉस्पिटल, और इंशाल्लाह तीसरा शुरू हो गया कराची में। मैं आज आपको गारंटी करता हूँ कि पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के दोनों हॉस्पिटल वो बन गया है और ये बनने जा रहा है। वो कैसे? क्योंकि एक जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक इंटरनेशनल इदारा है जो सर्टिफाई करता है कि हॉस्पिटल की क्वालिटी कितनी है। वो लोग भेजते हैं, वो एक हफ्ता सारा अपना हॉस्पिटल की ऑडिट करते हैं और तब वो सर्टिफिकेट मिलता है। 4 हॉस्पिटल को पाकिस्तान में सर्टिफिकेट मिला हुआ है, आगा खान को, अल-शिफा को और 2 शौकत खानम को। तो वो 3.5 साल में वो शौकत खानम पेशावर बना है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। लेकिन हम जो पेशावर के हॉस्पिटल्स ठीक करने की कोशिश करें, लेडी रेडिंग हॉस्पिटल और उनके खैबर मेडिकल और जो पुराने हॉस्पिटल हैं, वो बड़ा मुश्किल काम है, टाइम लग रहा है, देर लगती है, क्योंकि सिस्टम सारे ठीक करने होते हैं, बुरी आदतें पड़ी होती हैं। फिर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, वो कानून आ जाता है, वो स्टे ऑर्डर्स आ जाते हैं। तो एक नया हॉस्पिटल बनाना आसान है और इंशाल्लाह कराची का हॉस्पिटल शुरू हो गया है। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि पाकिस्तान का सबसे मॉडर्न और बेहतरीन हॉस्पिटल बनेगा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का। लेकिन पुराने सिस्टम को ठीक करना टाइम लगता है। अब पंजाब पुलिस है, कहते हैं जी पंजाब में देखें डकैतियाँ, ये हो गया वो हो गया। अब पंजाब पुलिस एक दिन में तो नहीं ख़राब हुई, ये 2 सालों में तो नहीं हुई। पंजाब पुलिस के ऊपर एक रिपोर्ट है लाहौर हाई कोर्ट में, 1993 के अंदर रिपोर्ट थी। IG अब्बास खान ने लाहौर हाई कोर्ट ने पूछा जी कि क्यों इतनी ज़्यादा पंजाब पुलिस क्यों नहीं ठीक परफॉर्म कर रही, करप्शन क्यों इतनी ज़्यादा है। तो IG अब्बास खान ने पूरी एक रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का एक पैराग्राफ है, उन्होंने कहा कि 25,000 लोग मेरिट के बगैर भर्ती किए गए। ये मैं 93 की बात कर रहा हूँ कि उस दौर में, और उसमें पैसे लेके पुलिस वालों को भर्ती किया गया। और फिर एक सेंटेंस कहता है कि और कई लोग जो मुजरिम थे उनको पुलिस में भर्ती किया गया। तो ये ऐसे नहीं कि आज आप समझ रहे हैं कि एकदम कोई आएगा और ठीक कर देगा। सिस्टम्स ठीक करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये मुतमईन हो जाएं कि ये सारे हम इदारों को बारी बारी ठीक करेंगे। और क्रिकेट कैसे ठीक होगी? क्रिकेट उस रास्ते पर निकल गई है। वो ऐसे होगी कि इलाकाई क्रिकेट जो मैं आज से 40-50 साल से लगा हुआ हूँ, इलाकाई क्रिकेट जो शुरू हो गई है। आप देखते हैं कि जब पेशावर का मैच होता है या पेशावर जाल में, तो सारा KP उसको देख रहा होता है। बलूचिस्तान का एक खिलाड़ी नहीं होता, लेकिन सारा बलूचिस्तान देख रहा होता है टीम को। ये मैं 40 साल से कह रहा था कि इलाकाई क्रिकेट को, वो हो गई है। अब एक खिलाड़ी को डेवलप होते हुए टीम को थोड़ा टाइम दें, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये टीम मुसलसल बेहतर होती जाएगी।
जी, आपकी कॉल्स का सिलसिला मुतवातर जारी है। सोशल मीडिया पे प्राइम मिनिस्टर साहब सवाल आए हुए हैं। ये उस्मान साहब हैं, इससे मिला जुला सवाल है जो भी आपसे हुआ। उस्मान साहब हैं, कहते हैं फिटनेस के हवाले से आप थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा कि आप खुद तो बहुत फिट हैं, इसका क्या राज है और आजकल की रूटीन में आपको कैसे टाइम मिलता है? आजकल तो बड़ा मुश्किल है फिट होना। बल्कि मैं देख रहा था, बुशरा बेगम ने एक वो वेइंग मशीन देखी, तो जब वेइंग मशीन रखी, मैं जब क्रिकेट खेलता था सारा मेरा कभी 185 से पाउंड से ज़्यादा वेट नहीं गया, तो जब मशीन पे खड़ा हुआ तो 200 पाउंड पे पहुंच गया वेट। वो इसलिए कि 8-8 घंटे 9-9 घंटे मैं कुर्सी पे बैठता हूँ और इतना टाइम नहीं मिलता मुझे एक्सरसाइज करने का। लेकिन देखें, अल्लाह ने जब से दुनिया बनाई है, मैं सबको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, वो कामयाबी तो उसको देता है जो मेहनत करता है। अल्लाह ने आपको ये कहा हुआ है कि जिस्म जो आपका है ये उसकी तरफ से एक नेमत है। आप जितना आप इसकी नेमत का ध्यान रखेंगे वो आपको बीमारियां नहीं होंगी। अल्लाह आपको सेहत, एक और अच्छी सेहत से बड़ी नेमत कोई नहीं है। लेकिन जो एक्सरसाइज नहीं करेगा और अपना खाना सही तरह देख के नहीं खाएगा तो उसके मसले मसाइल होंगे। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, खाना नहीं खाना आपने ब्रेक में, हम फौरन वापस आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अवाम के सवालों के जवाब दे रहे हैं।